हाय माय डियर लर्नर्स, कैसे हो? उम्मीद करते अच्छे होगे। गाइस, एक्सेल की सीरीज में हम एक्सेल को बेसिक से लेके एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट जितने भी पढ़े हैं उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो वीडियो को केयरफुली देखना। कोई भी डाउट आता है तो आप साइड में नोटबुक में अपने नोट कर लेना या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, हम आपको आंसर कर देंगे। ओके, सो विदाउट डिले वी कंटिन्यू आवर क्लासेस। रिवीजन क्लास पूरा रिवाइज करते हुए चलते हैं, तो जिसको डाउट आएगा बोलना, बाकी हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम क्या क्या देखते हैं, इसको पढ़ाने का पर्पस क्या रहता है। बेसिकली हिस्ट्री ऑफ एक्सेल पढ़ाने का मतलब ये रहता है ना, हमें अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आया क्यों था और सबसे पहले किसके लिए आया था और इसे हम पढ़े क्यों और इंडस्ट्री में इसका यूज कैसे हुआ, और कोई भी जब टेक्नोलॉजी आती है तो ये कैसे इंक्रीज करती है मार्केट में, कैसे पूरी मार्केट को कैप्चर करती है। इसलिए हम किसी भी चीज का हिस्ट्री पढ़ते हैं, दैट मीन्स उसका इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है। इसीलिए आज के टाइम पे आप जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट्स हमेशा पूछे जाते हैं। उनका पर्पस ये रहता है सो दैट आप ये देख सको कि किसी भी चीज में कैसे कोई विद्रोह करता है तो कैसे होता है, कैसे चीजें कन्वर्ट होती है, ये सारी चीजें इसीलिए पढ़ाई जाती हैं। ऑलराइट, आफ्टर दैट हम देखते हैं अगेन इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हिस्ट्री में एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, क्योंकि इसका जो भी टूल्स होता है ना माइक्रोसॉफ्ट का, उसके साथ लिखा रहता है एमएस वर्ड, जैसे कि एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस पावर बीआई, इस टाइप से। ऑलराइट, अगेन पहली बार 1985 में इन्होंने लॉन्च किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था मैकिन्टोश, जिसका नाम क्या है, एप्पल। एप्पल के लिए लॉन्च किया था इन्होंने पहली बार, क्योंकि ये अमेरिका में लॉन्च हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट इंडियन कंपनी नहीं है, ठीक है। उन्होंने अमेरिका में सबसे पहले लॉन्च किया था, बट इस बंदे ने देखा कि यार मार्केट में यदि मैं केवल इसके लिए ला रहा हूँ एप्पल के लिए, तो हम देख रहे हैं माइक्रो सबसे ज्यादा जो यूजर है वो विंडो के हैं। मानते हैं अमेरिका में रिच लोग हैं, बहुत अमीर अमीर पैसे वाले हैं, क्या हर कंट्री में नहीं ना, इंडिया में आ जाओ या अदर कंट्रीज में आ जाओ, हर जगह थोड़ी है। अभी पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो, खाने के लिए टमाटर नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इन्होंने, इस बंदे ने क्या किया, ठीक है, उन्होंने एप्पल के लिए लॉन्च किया था 1985 में, बट इस बंदे ने सोचा ये पूरी मार्केट को कैप्चर करना है तो मुझे विंडो के लिए भी लाना पड़ेगा। तो जस्ट आफ्टर 2 ईयर 1987 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को विंडो के लिए लॉन्च किया गया, जिसका पहला वर्जन क्या था, एक्सेल 2.0। क्लियर। अगेन एक्सेल एक्सेल ने लोटस 1 2 3, लोटस का मतलब होता है जैसे पहले स्प्रेडशीट होता है, जैसे इस टाइम स्प्रेडशीट पे हम कोई चीज लिखते थे ना, वैसे ही उस टाइम पे उस टेक्नोलॉजी में जब लॉन्च किया गया था तो लोटस 1 2 3 यूज होता था। इसको रिप्लेस करके मार्केट में क्या लाया गया, इसके अंदर स्प्रेडशीट को कैप्चर कर लिया। लाइक दिस, एक एग्जांपल के थ्रू समझो, स्प्रेडशीट के सॉरी लोटस 1 2 3 के जगह पे स्प्रेडशीट यूज होने लगा। क्लियर। सर स्प्रेडशीट क्यों यूज होता है? लोटस ना, लोटस प्लेन पेपर की तरह दिखता था, उसमें मैनुअली हमें बनाना पड़ता था, लाइन बनानी पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम पे देखो रो और कॉलम ऑलरेडी बने बनाए होते हैं। यस सर। क्लियर। यस सर। ओके, अब ये गुलाब की तरह नहीं होता था, ये मत बोल देना सर ऐसे होता था, लोटस मतलब कमल होता है तो ऐसे कमल की तरह होता था, ऐसे नहीं होता था, ऐसे इस टाइप से नहीं होता था। ठीक है, अच्छा कि ये बता दिया, हम तो वही सोच रहे थे। क्या हुआ? अच्छा कि ये बता दिए, नहीं तो हम तो वही सोच रहे थे। ओके, इसको रिप्लेस करके स्प्रेडशीट को लाया गया। आगे 1990 में एक्सेल के अंदर, अब देखो कोई भी चीज यदि आप ही बना रहे हो, लॉन्च कर रहे हो, तो आप सोचते हो ना धीरे धीरे अपडेट किया जाए। जैसे मैंने आरपी इडुवरिच्छा को लॉन्च किया था, तो आरपी इडुवरिच्छा को लॉन्च किया था, मैंने डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के ऊपर काम करना चालू किया था। अब मैंने इसके अंदर देखो वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं। यदि किसी को वन स्टैक सीखना है वो भी सीख सकता है, एआई वगैरह सीखना है वो भी सीख सकता है। यहाँ तक अभी मैं जस्ट 1 महीने बाद मैं इसमें गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो होते हैं कंप्यूटर टीचर्स वगैरह के जो भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनको भी मैं धीरे धीरे इसमें ऐड करूंगा। दैट मीन्स मैं भी ये टेक्नोलॉजी लाया, मैं भी ये चीज अपने प्लेटफॉर्म को लेकर आया, तो मेरा भी पर्पस क्या है, इस चीज को यहीं पे नहीं आगे की तरफ लेकर जाना। सेम एज इसका भी पर्पस यही था कि जब इन्होंने लॉन्च किया था तो ये बहुत छोटे लेवल पे था, बट जस्ट जैसे टाइम बीतता गया इन्होंने अपनी चीजें इंप्रूव करती गए इनके अंदर। अब ध्यान से देखना, 2 साल बाद जैसे पहली बार एप्पल के लिए लाए थे, जस्ट 2 साल बाद विंडो के लिए लाए, जस्ट उसके अगेन आफ्टर कुछ टाइम बाद 3 साल बाद इन्होंने किसके लिए लॉन्च किया, इसके अंदर चार्ट्स, फॉर्मूला और फंक्शंस रिलीज किए। ध्यान से सुनना, कोई बोलेगा बाबू फंक्शन और फॉर्मूला
दोनों सेम होता है, ये दोनों बराबर होते हैं? नहीं, दोनों सेम नहीं होते हैं। फंक्शन और फॉर्मूला में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। फंक्शन जब हम बनाते हैं तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर अपना काम करते हैं, जबकि हम फॉर्मूला बनाते हैं तो डायरेक्टली सेल के एड्रेस प्लस सिंबल उम्बल लगा के करते हैं, इज इक्वल टू के साथ। आगे समझ में? बोलो ना। ओके, छोटे लेवल पे बोलोगे तो काम चल जाएगा, बट एज अ टेक्निकली यार यू आर ऑलरेडी डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर यार, सो यू कैन नॉट डू अप्लाई दिस फॉर्मेट। ओके, आफ्टर दैट 1990 में चार्ट्स फॉर्मूलाज के लिए इन्होंने लॉन्च किया और रेपिडली दैट मींस जल्दी जल्दी डेवलप करने लगे। अगेन आफ्टर दैट 1993 में 1993 में जस्ट 3 साल बाद, ध्यान से देखना, जस्ट आफ्टर 3 ईयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने VBA का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। ठीक है, VBA एक प्रकार का टूल होता है जो कि यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट की ही तरह ये भी होता है, लेकिन विजुअलाइजेशंस के लिए इसका यूज होता है और इंट्रोड्यूस किया गया ऑटोमेशन के लिए। लेकिन इसका मार्केट कैप्चर कर लिया कुछ टाइम बाद किसने? पावर BI ने। ठीक है, अगेन 1995 से 1997 के बीच में एक्सेल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया। अब सोचो 1995 से 97 के बीच में पूरे इंडस्ट्री को कैप्चर कर लिया, हर एक इंडस्ट्री में लोग इसको यूज करने लगे। ऑलराइट, सर इन दो सन दो ही साल में? हाँ भाई, 2 साल कम थोड़ी होता है। ओके, 3 साल बाद। ठीक है, अगेन 2007 में रिबन UI इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें मेन्यू स्टाइल्स वगैरह बंडल दिखते थे। जैसे ऊपर अलग अलग बंडल्स दिखते हैं ना एक्सेल के अंदर, देखते हो, जैसे इंसर्ट पे जाएंगे तो क्या दिखेगा, व्यू पे जाएंगे, डेटा पे जाएंगे, ऐसे क्या क्या चीजें दिखेंगी जिस पे जाते हैं, तो वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई। अगर अगेन 2010 में पायोट टेबल एनालिटिक्स बन गया। सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे समझ सर 2007 में रिबन क्यों लाया गया? अब बताओ, कोई भी टूल्स और टूल्स में कोई भी ऑप्शन इधर उधर हो तो आप ढूंढ पाओगे क्या? सर नहीं ढूंढ पाएंगे सर। लेकिन आपको मैं बता दूं कि डेटा के अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो आप डायरेक्टली डेटा वाले पार्ट पे जाते हो। मैं बोलूंगा बाबू कुछ भी इंसर्ट करो तो आप डायरेक्टली इंसर्ट वाले पे प्रेस करते हो ना? तो इसकी वजह से वो चीजें इजी हो गई, जैसे रिबन स्टाइल वगैरह मार्केट में है। अगेन 2010 में पायोट टेबल का मतलब क्या होता है? पायोट टेबल इसीलिए बनाया जाता है सो दैट हम डेटा एनालिटिक्स कर सके, डेटा की एनालाइज कर सके। इसी वजह से ना, जैसे पायोट टेबल और पायोट चार्ट वगैरह है ना, वैसे ही एक्सेल एनालिटिक्स टूल बन गया। क्लियर? अगेन 2013 में पावर क्वेरी ऐड हुआ डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, डेटा की क्लीनिंग अब तो नॉर्मली क्वेरीज वगैरह करके अप्लाई करके हम कर देते हैं ना डेटा की क्लीनिंग। अब अगेन आपके माइंड में आ रहा होगा सर हम तो अब हमें पता चला है कि एक्सेल डेटा एनालिटिक्स के लिए भी यूज होता है, लेकिन सोचो ये टेक्नोलॉजी कब की आई है? 2010, 15 साल पहले। क्लियर? अगेन 2016 में फॉरकास्टिंग, न्यू चार्ट्स और एडवांस पावर BI के फीचर्स भी आ गए। क्लियर? अगेन आफ्टर दैट पावर BI का मतलब होता है BI मतलब होता है बिजनेस इंटेलिजेंस। ओके, अगेन 2019 में पावर BI इकोसिस्टम को पूरी तरह से इंटीग्रेट करके इंप्रूव कर दिया, सारी चीजें इंप्रूव हो गई। दैट मीन्स पावर BI एक प्रकार का टूल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही टूल है, लेकिन एक्सेल का यूज किया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर, used for small amount of data. But guys, Power BI it used for large amount of data. क्लियर? आगे चले। अगेन 2021 से 2022 में डायनेमिक एरेज, लेट, लेमडा जैसे AI के फीचर्स, फंक्शंस वगैरह भी आने लगे, इसमें आ गए। ठीक है, आज एक्सेल बिजनेस, डेटा एनालिटिक्स, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंस और रिपोर्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल बन गया है। क्लियर?
हिस्ट्री समझ में आ गई? बोलो मेरे शेरों। ओके, अगेन देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सेल में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, इसका वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं, सेल क्या होता है, सेल का एड्रेस क्या होता है। अगेन हम देखेंगे इसी में फॉर्मूलाज क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, रेंज क्या होता है। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलते हैं। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं यार? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? एक बार तो आंसर कर ही सकते हो एटलीस्ट। यस सर। ठीक है, मैं पीछे नहीं देखता हूँ यार, मुझे पता, मुझे कभी भी ऐसा लगता है नहीं बोलते हो लोग तो नेटवर्क नहीं चला गया। ओके, इसीलिए मैं बार बार पूछता हूँ क्योंकि मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रही है आप लोग की स्क्रीन। अगेन व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जो कि यूज होता है डेटा एंट्री के लिए, कैलकुलेशन के लिए, एनालिसिस के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए। सबका मतलब डेटा एंट्री का मतलब होता है कोई इंफॉर्मेशन सीट के अंदर पास करना, इज अ एंट्री। कैलकुलेशन का मतलब कोई जोड़ना, घटाना, एवरेज वगैरह निकालने का काम इसके थ्रू करते हैं। एनालिसिस करने का मतलब होता है उसमें हम देखते हैं कि किसमें क्या है, और विजुअलाइजेशन का मतलब होता है चार्ट ग्राफ बना के हम देखते हैं कि किस एरिया में कितनी सेल हो रही है, कहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये चीजें। ओके, अगेन व्हाट इज वर्कबुक? वर्कबुक क्या होता है ध्यान से देखना। वर्कबुक एक किताब की तरह होता है। वर्कबुक एक किताब की तरह, इसका मतलब होता है कंटेन करता है, इकट्ठा करता है बहुत सारे वर्कशीट्स को। जैसे कि एक वर्कबुक यानी कि एक किताब में मल्टीपल पेजेस होते हैं, वैसे एक वर्कबुक में मल्टीपल सीट्स होते हैं। क्लियर? बोलो ना। अगेन व्हाट इज वर्कशीट? वर्कशीट क्या होता है? वर्कशीट जो होता है सिंगल स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, लेकिन वर्कबुक मल्टीपल वर्कशीट प्रोग्राम होता है। ठीक है, विद इन वर्कबुक वेयर डेटा इज इंटर्ड एंड मैनिपुलेटेड। ओके, मैनिपुलेटेड का मतलब होता है चेंज करते हैं, इंटर करने का मतलब हम उसमें पुट करते हैं। अगेन व्हाट आर रोज इन एक्सेल? एक्सेल में रो क्या होता है? हॉरिजेंटल लाइन जो होती है ना, उसे रो बोलते हैं, और वो दिखता कैसे है? 1 2 3 के तरह। जैसे ये 1 2 3 जो दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं रो, और ABCD की तरह जो दिखता है अल्फाबेट टाइप में, इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। दैट मीन्स कॉलम्स क्या होता है? वर्टिकली लाइन होता है। इसी के नाम पे बनाया गया इसे एच लुकअप और भी लुकअप। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली दिखते हैं, यानी कि रो वाइज दिखते हैं। वर्टिकली दैट मीन्स कॉलम वाइज दिखते हैं। क्लियर? बोले यार आगे चलें? यस। आगे ना जाता है सेल। सेल जो होता है ना गाइस, वो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि सिंगल जो चीज होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। यानी कि क्या होता है सेल, सॉरी सेल क्या होता है? द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जब दो चीजें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, जिस पॉइंट पे वहीं यानी कि रो और कॉलम वहीं पे क्या बन जाता है? एक सेल बन जाता है। और सेल का एड्रेस A1 B1 A2 B2 C2 C3 ऐसे करके रखते हैं। क्लियर? दैट मीन्स सबसे पहले लिखते हैं कॉलम का नाम, और A1 क्या होता है? रोल नंबर कौन सा। क्लियर? या रो नेम ऐसे लिख सकते हो। बोलो ना, आगे चले। अगेन बोलता है यूनिक आइडेंटी सेल एड्रेस क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच सेल। प्रत्येक सेल के लिए जो यूनिक आइडेंटिफायर होता है उसे ही हम सेल का एड्रेस बोलते हैं, जो कि कंबाइन करता है कॉलम्स लेटर लाइक दिस। जैसे A1 रो और कॉलम दोनों को कंबाइन करके बता रहे हैं ना, यानी कि A1 क्या है? इसकी एड्रेस हो गई। दिख रहा है? यदि मैं बोल दूं M1 तो इसकी एड्रेस हो गई। इस तरह से आगे समझ में? यस सर। ओके, अगेन हम आते हैं व्हाट इज फार्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में फार्मूला क्या होता है? मैथमेटिकल इक्वेशन इन जो कि क्या करता है? इंटर करता है इनटू सेल परफॉर्म कैलकुलेशन लाइक दिस। इसे हम बोलते हैं फार्मूला। यही बोला हूं ना गाइस, इज इक्वल टू लगाते हैं और दो सेल के एड्रेस को पास कर देते हैं, दो वैल्यू पास कर देते हैं, जैसे कि इस तरह। या हम सेल का एड्रेस पास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फंक्शन होता है ना, उसे हमेशा पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, इफ हो गया। जब सपोज दैट इज इक्वल टू लगाते हैं और मैं जो सम निकालना है तो मैं लिखता हूँ सम और दो सेल के एड्रेस पास कर देता हूँ।
कॉमा लगा के। अब यानी कि इसके अंदर एक फॉर्मूला सेट किया गया है, एक ऐसा एल्गोरिदम सेट किया गया, एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया गया जहां पे इसको बताया गया ना भाई तेरे अंदर जो कॉमा लगा लगा के जितने लोग भी आएंगे ना सबको क्या करोगे आपस में जोड़ दोगे। क्लियर? बोलो। Yes, उसके sir. बाद फंक्शंस क्लियर हो गया। आफ्टर दैट देखते हैं व्हाट इज रेंज। रेंज मतलब क्या होता है? जैसे कुत्तों का रेंज होता है ना, और होता है ना, वैसे नेताओं का रेंज भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एक्सेल की रेंज देखेंगे। जैसे यहाँ पे बोल देना A1 से लेकर C10 तक, यानी कि A1 यहाँ से लेके और C क्या है, यही है ना, यानी कि C10 कहाँ गया, C10 यहाँ तक, यानी कि इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। आगे समझ में? ये होता है रेंज, यानी कि एरिया को पाई करता है, एरिया लेता है। दैट मीन्स सिलेक्शन ऑफ 2 और मोर सेल्स, 2 या 2 से अधिक सेल्स को सेलेक्ट करता है, लेता है, वही एरिया होता है। मतलब जो बताया हूं अभी। आइडेंटिफाई करता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेल्स एड्रेस को। क्लियर हुआ? बोलो ना। Yes, sir. जैसे गांव में कुत्तों का एरिया होता है ना, उस एरिया के बाहर जाएंगे तो दूसरे लोग हमला कर देते हैं। बोलो ना। बात तो सही है. वैसे नेताओं का भी एरिया होता है ना। बोले यार। ओके, गोल के सिनेरियो हम देखते हैं इसका। जैसे देखो, ऑटोमेटिक फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीजें फॉर्मेट बताया हूं मैं आपको। फॉर्मेट सैलरी वगैरह क्या होते हैं, इस करेंसी फॉर्मेट क्या होता है। देखो डॉलर की तरह दिखेगा तो करेंसी फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेटिंग करते हैं। अभी ये चीजें दिखती कहाँ है, नंबर वाले ऑप्शन में दिखते हैं गाइस। ठीक है, नंबर वाले ऑप्शन में जाएंगे, ये सारी फॉर्मेट्स हमें दिख जाएंगे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जनरल सिलेक्ट होता है। लेकिन जैसे जनरल वाले पे प्रेस करते हैं ना, वो सारे ऑप्शन हमें दिख जाते हैं। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं। अगेन बोल रहा है अप्लाई बॉर्डर अलाइनमेंट स्टाइल। बॉर्डर अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप सारा डेटा इस फॉर्मेट में दिखती है, आप चाह रहे हो सर इसमें मैं कलर वाइज बॉर्डर लगा लूं या किसी वाइज बॉर्डर लगा लूं, देन यू कैन अप्लाई ऑन दिस फॉर्मेट लाइक दिस। सपोज दैट आई वांट टू अप्लाई दिस on this, suppose that we choose this एंड इतने डेटा के ऊपर मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है। यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन में आएंगे, बॉर्डर का ऑप्शन दिखेगा और मैं लगा ले रहा हूँ ऑल बॉर्डर, मतलब सभी के ऊपर बॉर्डर लग जाएगा। लग गया ना। बॉर्डर का कलर करना चाहते हो तो यू कैन चेंज द कलर, इसके बॉर्डर के अंदर की जितनी वैल्यू है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से भी बहुत सारे फॉर्मेट्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए दिया है, लाइन वगैरह करने के लिए आप मोड बॉर्डर्स वगैरह लगा के बहुत सारे स्टाइल्स, कलर्स वगैरह चेंजेस कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मैं आता हूँ डायरेक्टली अपने डेटा के अंदर। ठीक है, अगेन बोल रहा है चेंज डेट फॉर्मेट। यदि मुझे डेट की फॉर्मेटिंग चेंज करनी रहती है तो हम नॉर्मल एक और टेक्निक जानते हैं जिसके थ्रू हम करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू भी तो हम करते थे गाइस। बोलो ना। ठीक है, तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं। हम मैनुअली करना चाहे तो मैनुअली भी कर सकते हैं, टोटल हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगेन इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग और एडिशन, रोज वगैरह कैसे करते हैं, रो को कैसे इंसर्ट करते हैं, रो को कैसे, कॉलम को इंसर्ट डिलीट करते हैं। जैसे देखो, रो यदि इंसर्ट करना है तो उसके अगले वाले रो पे आओगे और राइट प्रेस करने के बाद इंसर्ट ऑप्शन पे प्रेस करोगे, देन यू कैन डायरेक्टली ऐड द रो। यदि सेम प्रोसेस हम कॉलम के साथ करते हैं, यदि कॉलम मुझे ऐड करना है किसी के बगल में तो उसके जस्ट अगले वाले सेल पे जाएंगे, अगले वाले कॉलम पे जाएंगे, वहां पे राइट प्रेस करेंगे। राइट प्रेस करने के बाद बोलेगा इंसर्ट फॉर कॉलम को भैया, तो मैं क्लिक करूंगा, इंसर्ट आ जाएगा कॉलम एक नया उसके बगल में। क्लियर? बोलो ना। ओके, अगेन अप्लाई बेसिक फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई होते हैं मैं ऑलरेडी आपको दिखाया भी हूँ और नीचे दिखाऊंगा भी। अगेन यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है हम कंडीशंस लगाते हैं, इफ लगाते हैं, IFS लगाते हैं, डिफरेंट कंडीशंस हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है हाईएस्ट सैलरी जो कि कितने से ज्यादा हो। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सैलरी एबो मतलब ज्यादा हो 75,000 के, तो मुझे मैसेज प्रिंट करा दो। अब यानी यही चीज मैं लिखूंगा इफ के अंदर, इफ यदि सैलरी मोर देन इतना हो तो मुझे यहाँ पे मैसेज दिखा दो रेडी, या कुछ भी मैसेज दिखा दो, आपके ऊपर है। अगेन आप इल्स लगाना चाहते हो तो इल्स वाला लिखने के लिए आपको डायरेक्टली कॉमा लगा के इल्स वाला पार्ट लिख दोगे, यानी कि लिख दोगे नॉट रेडी, क्लोज कर दो। इस तरह से हम कंडीशंस लगाते हैं। ऑलराइट, इसको बोलते हैं कंडीशन।
ठीक है, इसको बोलते हैं यदि कंडीशन सेटिस्फाई हुआ इफ वाला पार्ट, इसको बोलते हैं इल्स वाला पार्ट। ओके, अगेन आ जाते हैं हम आफ्टर दैट यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एक तो हो गया। यूज एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हम हाइलाइट्स वगैरह फॉर्मूला से, देखो कभी कभी क्या होता है, हमें सेल्स को हाईलाइट करना पड़ता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे राइट प्रेस करते हैं, यहाँ पे हमें देता है ऑप्शंस। ठीक है, जैसे किसी भी सेल पे मुझे कंडीशन अप्लाई करते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे आते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखो कलर्स वगैरह बॉर्डर्स जो भी लगाना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। दिख रहा है? बोलो ना यार। यस सर। तो आप इसको भी लगा सकते हो। अगेन हम आ जाते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। बेसिक फार्मूला में सम का मतलब क्या होता है? सम एक ऐसा फार्मूला होता है जो कि सबको जोड़ के देता है, यानी कि इस रेंज में जितने भी लोग आएंगे ना सबका सम कर देगा। दैट मींस ऐड वैल्यूज इन रेंज। एवरेज का काम क्या होता है? एवरेज का काम होता है इस रेंज के अंदर जो भी लोग आएंगे उसका एवरेज निकाल के दे देगा। इसी एवरेज को आप जब आगे पढ़ोगे तो मीन भी बोला जाता है। ठीक है, दैट मींस कैलकुलेट करता है मीन वैल्यू। अगेन काउंट देखते हैं। काउंट का काम होता है इसके बीच में जितने भी लोग आएंगे ना सभी को काउंट कर देगा। दैट मींस काउंट करता है केवल न्यूमेरिकल वैल्यू। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। काउंट कैलकुलेट करता है न्यूमेरिकल वैल्यू को। ब्लैंक स्पेसेस आ जाएगा तो ये भी नहीं काउंट करेगा। ब्लैंक कोई भी नहीं काउंट करता है। ध्यान से सुनना, ब्लैंक कोई भी नहीं काउंट करता है, लेकिन एक केवल न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, जबकि काउंट ये सभी को काउंट करता है। लेकिन सभी को काउंट करेगा, लेकिन नॉन एम्प्टी सेल मतलब खाली वाले को नहीं करेगा। देखो, नल वैल्यू को ये भी नहीं करेगा और नल वैल्यू को ये भी नहीं करेगा, लेकिन काउंट का यूज किया जाता है केवल न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करने के लिए, और इसका यूज किया जाता है सभी को काउंट करने के लिए। किसी भी तरह की वैल्यू रहेगी काउंट कर देगा। क्लियर? बोलो ना। यस सर। उसके बाद आता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का काम, ब्लैंक का काम होता है ना खाली स्थान, जो खाली लोग रहेंगे ना उनको काउंट करके बताएगा। दैट मींस कितने सेल खाली हैं, ब्लैंक है। ओके, अगेन आ जाता है लेन। लेन एक प्रकार का ऐसा फंक्शन होता है जिसका यूज किया जाता है लेंथ बताने के लिए, कितनी साइज है। जैसे रवि का यदि मैं लेंथ निकालूं तो रवि की लेंथ कितनी आएगी? 4 आएगी। दैट मींस एक कैरेक्टर्स को काउंट करता है, लेंथ को बताता है। क्लियर? अगेन हम देखते हैं ट्रिम। ट्रिम का यूज कहाँ किया जाता है? जब कभी भी मुझे ना, ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझो, ट्रिम का यूज किया जाता है जैसे कहीं एक्स्ट्रा स्पेसेस रहते हैं ना, उस स्पेसेस को कम करने के लिए हम इस ट्रिम का यूज करते हैं। जैसे यदि मैं एक सेल है मेरे पास, ठीक है, और सेल की स्टार्टिंग यहाँ से लिखनी है रवि, तो मैं यहाँ पे 2 स्पेस दे दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ रवि, और 2 स्पेस यदि मैं इसका लेंथ निकालूंगा ना, LE, यानी यदि मैं इसका लेंथ निकालूंगा इसका, इस सेल का एड्रेस पास करके, तो इसका लेंथ कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि मैंने 2 स्पेस आगे दिए हैं। इसी का यदि मैं इसी में ट्रिम लगा देता हूँ ना, नॉर्मली अगले वाले सेल में आके लिखता हूँ TRIM, ट्रिम लगा के, और इसका एड्रेस पास कर देता हूँ। ठीक है, इसका एड्रेस पास करने के बाद अब मैं इसका निकालता हूँ लेंथ ना, तब मेरा कितना आएगा? 4 आएगा। दैट मींस एक्स्ट्रा स्पेसेस, फालतू की जगहों को हटा देता है ट्रिम। क्लियर? दैट मींस रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस। अगेन बोल रहे हैं कैनकेटिनेट। कैनकेटिनेट का यूज किया जाता है 2 चीजों को जोड़ने के लिए, यानी कि टेक्स्ट वैल्यू को जोड़ते हैं। ध्यान से सुनना, नंबर वैल्यू कभी नहीं जुड़ेगा। न्यूमेरिक वैल्यू को हम कैनकेटिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, डबल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा। क्लियर? बोलो ना। दैट मींस कैनकेटिनेट, या तो कैनकेटिनेट लोग यूज करते हैं या कैनकेट लिखते हो, दोनों लिखने पे चल जाता है। ठीक है, यानी कि A1, B1, यानी कि ये 2 सेल होंगे। सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे RAVI और यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंह। अब ये क्या करेगा? दोनों को जोड़ देगा तो बताएगा क्या? रवि सिंह। क्लियर? इस तरह से। अगेन हम देखते हैं टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन का यूज कहाँ किया जाता है? सर, टेक्स्ट ज्वाइन का यूज हम तब करते हैं जब मुझे अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन करवाना हो। जैसे मैं बोल दिया A1 से लेके A5 तक के वैल्यू को क्या करना है? ज्वाइन करना है टेक्स्ट को। अब टेक्स्ट को ज्वाइन करके यहाँ पे डिलीमीटर, इसको बोलते हैं डिलीमीटर। क्या बोलते हैं? इसको डिलीमीटर बोलते हैं। सर, यहाँ पे कॉमा लगाया, क्या हम यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हो। जैसे मैं बोला, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, इस सेल में है R, इस सेल में है K, इस सेल में है S। ठीक है, और मैं चाह रहा हूं इनको आपस में जोड़ना
थ्रू, डॉट पॉइंट के थ्रू जोड़ना चाह रहा हूँ या स्पेस के थ्रू, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे डॉट लगाना चाहोगे तो डॉट लगाओगे, और कॉमा तो ऑलरेडी रहता है, कॉमा लगाना चाहो तो कॉमा भी लगा सकते हो, और या स्पेस देना चाहो तो आप स्पेस भी दे सकते हो। ठीक है, और जैसे ही देते हैं मुझे ट्रू लिखना पड़ता है, मतलब सही सही ये काम कर रहा है, और कॉमा लगा के मैं लिखता हूँ जिनको जिनको करना रहता है। दैट मीन्स अब ये जो है रवि, किशन और ये जो संदीप है ना, ये तीनों अलग अलग दिखेंगे। क्लियर? अब ये तीनों इस डिलीमीटर के बिहार पे दिखेंगे। यदि मैं कॉमा लगाया हूं ना तो इनके बीच में कॉमा दिखेगा ऐसे। यदि सर मैं इसमें डॉट लगाया हूं तो आर डॉट के डॉट एस ऐसे दिखेगा। क्लियर? आगे चले, बोलो ना। यस सर। इसमें किसी को डाउट नहीं ना यहाँ तक? बोलो ना यार। अगर हम देखते हैं नाउ, नाउ का मतलब क्या होता है? सर जो बाल काटता है उसी को नाउ बोलते हैं ना, वो वाला नाउ नहीं है, ये दूसरा नाउ है। इस नाउ का काम होता है ना, रिटर्न करता है केवल करंट डेट और टाइम को, जो तुरंत का टाइम चल रहा है और डेट चल रहा है वही बताता है, लेकिन इंटरनेशनल टाइम बताता है। ठीक है, मैंने कि 24 घंटा वाला बताता है। 12 घंटे का हम लोग यूज करते हैं ना कन्वर्ट करके, ये 24 घंटे वाला बताता है पर मिनट। अगेन टुडे, टुडे का काम होता है केवल करंट डेट बताता है, आज की क्या डेट है वो बता देगा। डायरेक्टली क्या लिखते हैं? इज इक्वल टू लगाते हैं, लिखते हैं टुडे नाम का फंक्शन, और टुडे नाम के फंक्शन के अंदर कुछ भी पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली आज का बता देगा क्या डेट है। आगे चलें, ध्यान से देखना। डेटा क्लीनिंग और प्रिपरेशन का मतलब होता है डेटा को साफ करके उसको तैयार कर देना, सो देट हम उसे यूज कर सकें। जैसे ऐसे समझो, कोई लड़का है, ठीक है, उसे कचड़े में से कचड़ा उचड़ा पोत के आया है, अब उसको बारात में भेजना है तो क्या करते हैं? उसको पहले खूब बढ़िया से मल मल के नहवाओगे, नहवाने के बाद नहलाने के बाद उसको खूब अच्छे से क्रीम पाउडर तेल मालिश वालिश करके पुट्टी उट्टी लगा के उसे रेडी कर दोगे, कपड़ा वपड़ा पहना के। यही करते हो ना? वैसे ही एक कचड़े की तरह आता है, और उसे हम यहाँ पे समझ जाओ, उसे पुट्टी क्रीम पाउडर लगाने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हम डेटा के अंदर से डुप्लीकेट्स को रिमूव करते हैं, रिमूव ब्लैंक स्पेस करते हैं, कभी एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करते हैं, इसका अपर केस लोअर केस चेंज करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। क्लियर? बोलो ना। अगेन रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट का मतलब होता है, रिमूव डुप्लीकेट का मतलब होता है एक जैसे दो लोग रहेंगे ना उनको हटा देगा। रिमूव सेम वैल्यूज। ठीक है, अगेन रिमूव ब्लैंक, ब्लैंक रोज का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारा डेटा है, उसमें रो में कोई ब्लैंक आ गया, हम नॉर्मली उस पर राइट प्रेस करके उसको डिलीट कर देते हैं, ये होता है हमारा रिमूव ब्लैंक रोज। क्लियर? अगेन आता है रिमूव ब्लैंक स्पेसेस का मतलब होता है जब कभी बिना ब्लैंक स्पेस आ गया ना, रिमूव ब्लैंक स्पेस का मतलब होता है जैसे ब्लैंक स्पेस, खाली स्पेस आ गया तो हम उसको करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। इसका काम हम करते हैं किसके थ्रू? ट्रिम के थ्रू। जैसे एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस आ जाता है ना यार स्टार्टिंग में, आपको दिखता थोड़ी है, वो दिखता है क्या? तो उसका यूज करके हम इसको रिमूव ब्लैंक स्पेसेस करते हैं। अगेन आ जाता है चेंज केस यूजिंग फॉर्मूला, यानी कि अपर केस, लोअर केस, अपर, लोअर और प्रॉपर, ये तीन फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। बोलो ना बाबू, समझ में आ रहा है? यस सर। आगे ना जाता है फिक्स निगेटिव स्टॉक्स वैल्यू, इसका यूज करके हम राउंड का भी यूज कर सकते हैं, और इसी में हम राउंड के जगह पे किसका वो यूज कर सकते हैं? नॉर्मली सिलेक्ट करने के बाद उसमें नंबर वाले फॉर्मेट में जाएंगे जहाँ पे डेसिमल्स वगैरह के ऑप्शंस रहते हैं, वहां से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे ना जाता है स्प्लिट, स्प्लिट डेटा, डेटा को स्प्लिट करने का मतलब आप कैसे उसकी स्प्लिटिंग कर रहे हो, वहां पे स्प्लिट का ऑलरेडी ऊपर ऑप्शन देता है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे स्प्लिट करना चाहो उसको कर सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे सिंपल वर्ड में समझो तो ऑर्डर करना चाहते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग, वो काम कर सकते हो। ठीक है, या ऐसे समझो यदि दो टेक्स्ट के बीच में कुछ लगाना चाहते हो, कॉमास वगैरह लगाना चाहते हो, उस टाइप की कुछ चीजें, तो ऐसे करते हैं। अगेन डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन में क्या करते हैं? डेटा वैलिडेशन का ऑलरेडी ऑप्शन आपको साइड में दिखता है, जहां पे आप रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन दिखता है ना, वहीं पे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन भी दिखता है, आपको मैं दिखा रहा हूं। देखो कहाँ गया, डेटा में आता है, देखो ये होता है डेटा वैलिडेशन का, सॉरी कहाँ गया, डेटा रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन हो गया, ये होता है डेटा वैलिडेशन। हाँ देखो, ये दिख रहा है डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन,
इस डेटा वैलिडेशन में आओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देंगे। डेटा वैलिडेशन किस तरह से करना चाहते हो, सर्कल वाइज सर्कल इनवैलिड डेटा करना चाहते हो या क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स करना चाहते हो, ये चीजें हम इससे करते हैं। क्लियर, आगे चले। ये होता है रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन। देखो, रिमूव डुप्लीकेट्स का मतलब होता है आप कोई वैल्यू, एक वैल्यू दो जैसे, मतलब ऐसा समझो। रिमूव डुप्लीकेट्स कब कब अप्लाई करते हैं? रिमूव डुप्लीकेट पूरी डेटा पे तब अप्लाई किया जाता है जब आपको क्लियर ना होना कि किसमें यूनिक है। तो जब हम ऑल डेटा पे करते हैं ना तो सभी कॉलम्स की वैल्यू को मिलाते हुए चलता है, सेम मिले ना। जैसे देखो, ड्रॉ करता हूं, ठीक है, कोई भी ले लेते हैं, ग्रीन ही ले लेते हैं, ठीक है। डेटा में आता है, ध्यान से देखना। जब हम पूरी डेटा पे अप्लाई करेंगे ना तो इसको भी चेक करेगा, ये है, ऐसे ऐसे सारी वैल्यूज हैं इसका इसमें, ठीक है। अब जब हम डुप्लीकेट्स रिमूव कर यदि हम पूरे पे अप्लाई करेंगे ना तो देखेगा ये भी सेम नहीं ना है। केवल यही नहीं चेक करेगा, इनको भी चेक करेगा, इनको भी चेक करेगा, यानी कि सब, यदि किसी में भी अल्टरनेट हुआ ना तो बोलेगा रिमूव डुप्लीकेट्स, नॉट रिमूव, मतलब ऐसे बोलेगा नॉट डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड, ऐसे करके मैसेज करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, लेकिन यदि सर मुझे क्लियर पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर कॉलम पे अप्लाई करेंगे। जैसे आपकी आधार आईडी, आपका आधार कार्ड क्या है गाइस, आपका आधार कार्ड पूरे इंडिया में किसी के आधार कार्ड से मैच करेगा क्या? नहीं मैच करेगा ना। हाँ, अगेन डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है ना बाबू, डेटा को कैसे वैलिडेट करो। दैट मीन्स कहीं सर्कल पॉइंट है या सर्कल वैलिडेट करना है, किस तरह की चीजें इनवैलिड डेटा है तो उस तरह से करते हैं, बट इसका उतना यूज नहीं किया जाता, बट आप अप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर मूव करते हैं यार आगे, ठीक है। अगेन चैप्टर 4 में मूव करेंगे, इसमें हम देखेंगे लॉजिकल फंक्शन कहाँ गया। लॉजिकल फंक्शन देखते हैं। लॉजिकल फंक्शन क्या होता है, जिसमें हम लॉजिक लगाते हैं, थॉट्स अपना लगाते हैं, थिंकिंग करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें मैं ऑलरेडी सिंटेक्स में बताया था बाबू, देखो कुछ फॉर्मूलेज होते हैं इसमें। जैसे इफ का काम क्या होता है, इफ बेसिकली यूज होता है फॉर अ सिंगल कंडीशन, लेकिन आप इफ के अंदर बार बार लगाओगे तो वो नेस्टेड की तरह ट्रीट करने लगेगा, मतलब एक ही चीज के अंदर कई बार फॉर्मूलेज लगाते हैं तो नेस्टेड कहलाता है इसकी यार, ठीक है। रुक जाओ, ठीक है। यानी कि नेस्टेड का मतलब होता है वन कंडीशन अंडर अनदर कंडीशन। अंडर अनदर कंडीशन, यही नेस्टेड वाली चीज मैं आपको दिखाऊंगा जब पाइथन पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। नेस्टेड लूप, नेस्टेड कंडीशंस, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। तो इफ लिखते हैं, इफ लिखने के बाद हम कंडीशन लिखते हैं, जो भी मेरा कंडीशन रहता है, सपोज दैट आदित्य बड़ा है राम से, ऐसे इस टाइप से कुछ चीजें लिखते हैं, या 20 ग्रेटर देन, इस टाइप से कुछ चीजें। उसके बाद हम लिखते हैं एग्जीक्यूटेड पार्ट है, एग्जीक्यूटेड पार्ट दैट मीन्स इफ वाला पार्ट, जो कि सही, यदि कंडीशन सही हुआ तब ये चलेगा, अदरवाइज कंडीशन गलत हुआ तो ये चलेगा। दिस पार्ट रन, यदि कंडीशन सही हुआ तब ये पार्ट चलेगा। इन रॉन्ग सिचुएशन, इन अ रॉन्ग कंडीशन देन, लॉजिकल समझ में आ रहा है? यस अगेन Yes, sir. अगेन हम आ जाते हैं आईएफएस। आईएफएस का यूज किया जाता है फॉर अ मल्टीपल कंडीशन, मतलब कि एक ही फॉर्मूले के थ्रू हम मल्टीपल्स, देखो एक ही फॉर्मूले के अंदर जब मल्टीपल कंडीशंस लगाते हैं तब हम उसे बोलते हैं आईएफएस। इसका यूज ही किया जाता है फॉर यूजिंग फॉर मल्टीपल कंडीशन। क्लियर, बोलो ना। यस सर। ठीक है। अगेन एंड आ जाता है, और एक गेट होते हैं और एक नॉट गेट होता है। इसका यूज कैसे जानते हो? एंड का काम क्या होता है, जब दोनों कंडीशन सही होंगे तो सही देगा, और का मतलब होता है यदि एक को सही हुआ तो सही देगा, और नॉट का मतलब होता है अपोजिट दे देता है। ठीक है। जैसे वो वाला इफ का नेस्टेड वाला बताया था ना, देखो यहाँ पे नेस्टेड वाला, यही वाला फॉर्मेट है, ठीक है।
IFS यूज फॉर मल्टीपल कंडीशन, जैसे एक कंडीशन ए हो गया, यदि ए एग्जिस्ट सही सही हुआ तो ए वाला चलेगा, अदरवाइज फिर एक कंडीशन लगाएंगे, दूसरा कंडीशन हो गया कंडीशन 1 कंडीशन 2, यदि ये सही हुआ तो फिर ये वाला चलेगा, अदरवाइज फिर कंडीशन लगाएंगे कंडीशन 3, फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज फिर एक कंडीशन लगाएंगे। इस तरह से करते हैं बार बार, उसी को हम बोलते हैं क्या, ये ट्रू बेसिकली लिखते हैं और नहीं कुछ चलता है बाद में तो इल्स वाला लिखते हैं, नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। किसी को डाउट है IFS में? डाउट होगा तो यूट्यूब पे वीडियो है, देख लेना एक बार, ठीक है? बोला ना यार। ना सर। हाँ, ठीक है सर। और एक और चीज बता रहा हूँ, यूट्यूब पे आपको शॉर्ट वीडियो में कभी कभी देखते हो ना, कोई चीज फार्मूला अप्लाई करते हैं, जब वही चीज आप अप्लाई करते हो तो आप में अप्लाई नहीं होता है। किस किस ने चेक किया है, देखा है या फील किया है इस चीज को? यूट्यूब पे कोई शॉर्ट वीडियो किया है, वैसे अप्लाई कर रहे हैं आप, अपने पे अप्लाई करते हो तो नहीं होगा वो चीज, रॉन्ग आंसर आएगा। और कमेंट कभी पढ़ना ना, देखना लोग ऐसे मैसेज किए रहते हैं, आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। पता है क्यों नहीं आता है? क्यों सर? कुछ लोग पहले से ना कॉपी पेस्ट चीजें किए रहते हैं, डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं। जैसे मैं उस दिन देखना एक एक्स लुकअप का फार्मूला लिख के पेस्ट किया था, जबकि एक्स लुकअप का फीचर मेरे में है नहीं, पता है कि नहीं? और फिर जब मैं उसे रिफ्रेश किया तब जाके एरर दिखा रहा था, उसके पहले आंसर दिखा रहा था कि नहीं दिखा रहा था? बोलो। यस सर। तो वीडियो को ऐड कर देते हैं लोग और हमें लगता है यार इससे हो जा रहा है। आगे चलें? देखो यही दिख गया, कितना अच्छा है। अगर हम आगे ना जाते हैं लॉजिकल कंडीशनल फार्मूलाज में, इफ में क्या सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं कंडीशन। उसके बाद बोलते हैं सही, जब यदि कंडीशन सही हुआ तो इफ कंडीशन ट्रू तो ये चलेगा, कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये चलेगा। क्लियर? ओके, अगेन इफ एरर का मतलब होता है यदि एरर आ जाए, यदि एरर आ जाए, यदि एरर नहीं आता है तब तो इसका आउटपुट दिखेगा, अदरवाइज ये मैसेज दिखेगा जो अभी आप लिखोगे। क्लियर? दैट मीन्स एरर हैंडलिंग के लिए इसका सिंपल वर्ड में समझो इसका यूज किया जाता है। अगेन इफ एनए भी सेम वैसे यूज होता है, यदि एनए मतलब खाली स्थान आ जाए, यदि मैं कोई वैल्यू लुक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो उस टाइम पे मुझे मैसेज प्रिंट कराने देना है नॉट फाउंड, करके दिखाए थे सभी लोगों को, बोलो ना। अगेन यूज करते हैं हम IFS फॉर यूज फॉर मल्टीपल कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 एग्जीक्यूशन वाला पार्ट, कंडीशन नंबर 2 एग्जीक्यूशन वाला पार्ट, कंडीशन नंबर 3 एग्जीक्यूशन वाला पार्ट। यदि आपको और लगाना है तो कॉमा ट्रू लगा के फिर लिख लो कोई चीज, देन यू कैन डू दिस। आगे चलना। यदि आप ट्रू लगाते हो तो कॉमा लगाने के बाद हम लिखते हैं ट्रू। और ट्रू क्यों लिखते हैं? ट्रू इसलिए लिखते हैं यदि एक सभी चल गए तब उसके बाद यदि कुछ नहीं इनसे रिलेटेड आया तब हम लिखते हैं यहाँ पे इल्स वाला पार्ट। यदि ये कोई भी नहीं सही हुआ ना तब यहाँ पे भी लिखेंगे। क्या कर रहे हो यार? जो भी मैसेज आप दिखाना चाहो। ऑलराइट, अगेन एंड का यूज होता है यदि ये दोनों कंडीशन सही हुए ना तब जाके हमारा आउटपुट सही देगा, अदरवाइज गलत आंसर देगा। दैट मींस रिटर्न ट्रू इफ ऑल कंडीशंस आर मीट। मीट मतलब मिल रहा है, सही हो रहा है। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है यदि एक भी कंडीशन सही हुआ ना तो भी हमारा आउटपुट सही देगा। अगेन आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये पहला वाला यदि सही हो गया क्या दूसरे के पास जाता है? नहीं, यदि पहली वाली सही है तो दूसरी वाली के पास थोड़ी जाते हो। बोलो यार, दिल पे मत लेना, बस ऐसे एज अ जोक के लिए मैं बोल रहा हूँ। दैट मींस यदि पहला कंडीशन सही हुआ तो हम दूसरे कंडीशन के पास नहीं जाते हैं। सपोज दैट यदि हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं मार्केट करने के लिए, यदि हम पहला, मेरे दो भाई हैं, यदि मेरे दोनों भाई से बोल रहे हैं कि मार्केट जाना है, यदि पहला वाला चला गया तो क्या मुझे जाने की जरूरत है? मेरे को बोलेंगे जाने के लिए? यदि ये मना कर दिया तब वो जरूर बोलेंगे। दैट मीन्स यदि ए गया तब भी मार्केट होगा, ए गया तो भी मार्केट होगा, दोनों जाएंगे तो भी मार्केट ही होगा। यस सर, आगे ठीक है, आगे ना जाते हैं नॉट वाले में। नॉट का मतलब क्या होता है? अपोजिट देता है। यदि A1 में सपोज दैट 100 है, यानी कि 100 बराबर होता है 100 के,
डाउट आ रहा होगा सर ये असाइनमेंट होता है ना बाबू, ये एक्सेल में ना इज इक्वल टू की तरह ट्रीट करता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना ये असाइनमेंट की तरह ट्रीट करता है। लेकिन 100 बराबर है 100 के, यस सर, लेकिन जैसे नॉट लगाएंगे ना ये उल्टा काम कर देगा, बोलेगा नो फॉल्स। क्लियर? यानी कि सही पे गलत आंसर देगा, गलत पे सही आंसर देगा। जैसे एग्जाम में धांधली होता है ना, वही वाला कंडीशन समझ लो। पास रहोगे तो आपका रिजल्ट नहीं बढ़िया देगा, फेल रहोगे तो दे देगा, पैसा दिए रहोगे तो। आगे चले, बोलो ना। अगेन टेक्स्ट फंक्शन में आता है। टेक्स्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई वर्ड्स वगैरह हैं उनको आपस में यदि जोड़ना है देन दैट टाइम हम अप्लाई करेंगे टेक्स्ट फंक्शन। अब देखना इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट साइड से कितनी कैरेक्टर की वैल्यू चाह रहा हूं। यदि मैं लिखा A1 में मैं कुछ भी पास किया हूं, यदि मैं सपोज दैट इसका नाम है इस सेल का A1 और इसके अंदर मैंने लिखा है RP ईडू वृक्षा, मैंने RP ईडू वृक्षा इसके अंदर लिखा है। यदि मैं इसमें बोल दूं 5 कैरेक्टर चाहिए, यदि मैं 5 पास कर रहा हूं तो क्या लेगा, 1 R को ले लिया, 2 P को ले लिया और एक स्पेस वाला ले लिया, 1 2 3 और A4 और A5। क्या क्या आएगा, RP आएगा, स्पेस आएगा, ईडू आएगा। यस सर। ठीक है। अगेन राइट भी एक फंक्शन ही होता है जो कि राइट साइड से वैल्यू निकाल के देता है। यानी कि यदि मैं यहाँ पे 3 पास किया, कुछ भी पास कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। यदि 3 पास किए तो इधर से 3 देगा, यानी कि A देगा, H देगा, S देगा, यानी कि SHA आउटपुट आएगा। क्लियर? अगेन मिड का मतलब क्या होता है, मिड एक फंक्शन होता है जो कि मिडिल से वैल्यू निकाल के देता है और इसका मतलब होता है स्टार्टिंग। दैट मीन्स स्टार्ट कहां से कर रहे हो, यानी कि 3 से स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि स्पेस के पास से स्टार्ट कर रहे हो यहां से। ठीक है, और 4 कैरेक्टर की वैल्यू ले रहे हो, यानी कि एक स्पेस लिया, 2 3 4, यानी कि क्या देगा इसका आउटपुट, SHA RP स्पेस ED। क्लियर हुआ? बोलो ना। अगेन हम आ जाते हैं फाइंड का मतलब होता है खोजना। फाइंड का मतलब खोजने का मतलब क्या होता है, फाइंड यदि मैं एक्स यानी कि कोई भी सेल यदि मैं पास कर दिया, ठीक है, और A1 लिख दिया, दैट मीन्स फाइंड द पोजीशन ऑफ सब स्ट्रिंग, उसकी पोजीशन बताएगा कि किस जगह पे है वो। नहीं समझे? जैसे यही है RP ईडू वृक्षा, यदि मैं इसके जगह पे मैंने पास कर दिया सब स्ट्रिंग में U और यहाँ पे मैंने लिख दिया पूरा स्ट्रिंग, यानी कि इसका एड्रेस A1, यानी कि RP ईडू वृक्षा वाला पूरा लिख दिया। अब वो बताएगा नहीं कि U किस प्लेस पे है, 2 3 4 5 6 किस प्लेस पे बाबू, तो यहाँ पे आएगा आउटपुट 6। कहाँ गया, आया समझ में? अगेन हम आ जाते हैं सर्च का मतलब क्या होता है, ढूंढना। सर्च में जैसे देखो AX मैंने पास किया और A1 मैंने लिखा, लाइक फाइंड की तरह ही ट्रीट करता है, बट क्या होता है, केस इनसेंसिटिव होता है। समझ रहे हो? यदि इसमें स्मॉल यू पास किया तो ये देगा, लेकिन ये बेचारा इतना अच्छा है ना, यदि इसमें कैपिटल यू भी बना दोगे ना तब वो इसी को पूछ के बताएगा। देखना, केस सेंसिटिव का मतलब होता है ना जहां पे अपर केस लोअर केस का मतलब अलग अलग हो, और केस इनसेंसिटिव का मतलब होता है ना जहां पे कैपिटल और स्मॉल दोनों का मतलब एक ही हो। क्लियर? यस सर। अगेन सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट एक ऐसा फंक्शन है जो कि सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला फंक्शन है, बहुत ज्यादा यूज होता है यार। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक की जगह पे दूसरे को रखना ही सब्स्टिट्यूट कहलाता है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट में क्या करते हैं, सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस लिखने के बाद हम पहले वाले सेल का एड्रेस लिखते हैं, सॉरी पुराना वाला लिखते हैं, पुराना वाला जो वैल्यू रहता है उसके बाद नया वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, और हम मल्टीपल सब्स्टिट्यूट ऐसे लगा सकते हैं, यदि एक बार और लगाना है फिर सब्स्टिट्यूट लगाऊंगा, फिर लगाऊंगा, फिर लगाऊंगा, जितना चाहूं उतना लगाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा समझो गांव में प्रधानी का चुनाव हो रहा है, ठीक है, पुराने वाले प्रधान को हटा के दूसरे वाले प्रधान को रख रहे हो, यानी कि सबसे पहले प्रधानी का चुनाव है, पुराने वाले को हटा रहे हो, पुराने वाले को रख रहे हो, पहले वाला पुराना वाला है उसके जगह पे नया वाला को चूज कर रहे हो। आगे समझ में?